नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले आपको इस वक्त की सुर्खियां दिखाते हैं। साहिबगंज में लगा 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। मौके पर प्रदेश कार्य समिति ने पीएम के कामों को गिनवाया। कैमूर में धान की खरीदारी धड़ल्ले से जारी। किसानों के विरोध के बाद भी नहीं खुला गोदाम। पैक्स अध्यक्ष ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। एक बार फिर सवालों के घेरे में बिजली विभाग की कार्यशैली। लातेहार में दर्जनों ग्रामीणों ने किया बिजली कार्यालय का घेराव। 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की दी चेतावनी। और तमाड़ में जंगली हाथियों का आतंक जारी। हाथियों के झुंड ने युवक को कुचला। वन विभाग ने मुआवजा देने की कही बात। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज शाम नीतीश कैबिनेट की ये बैठक होनी है और इस बैठक में बताया जा रहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करते हुए दिखाई देंगे। शाम 4:30 बजे संवाद सभागार में नीतीश कैबिनेट की ये बैठक होनी है, जिसमें 7 निश्चय पार्ट 2 के कई प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि 7 निश्चय योजना का पार्ट 1 नीतीश कुमार की जो इससे पिछली वाली सरकार थी उसमें उसे लागू किया गया था और साथ ही इसे अपनी मैनिफेस्टो में भी रखा गया था कि 7 निश्चय पार्ट 2 अब अगली बार सरकार बनेगी तो इसे लाया जाएगा। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद अब 7 निश्चय पार्ट 2 के कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम होने वाली इस बैठक में हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर है। अभिषेक, ये समझना चाहेंगे कि आज ये जो बैठक होने वाली है नीतीश कैबिनेट की, क्या मुख्य चीजें रहेंगी जिन पर नजर बनी रहेगी? जी बिल्कुल आदर्श, आप देखेंगे कि चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की थी। इसमें स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य तय हुआ था। पिछले सरकार गठन के बाद एक दूसरी बैठक होगी कैबिनेट की। पहली बैठक हो चुकी है, उसमें 15 एजेंडों पे मोहर लगी है। उसमें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गांवों पे विकास पे जोर दिया गया था। तरह तरह की योजनाएं पे काम करने के लिए नीतीश कुमार की ओर से कहा गया था। इस बार जो बैठक होने वाली है इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के और जो योजना है उस पर मुहर लगा सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इसके जरिए बिजली व्यवस्था की बात हो, साथ ही पानी आपूर्ति प्रदान की गांवों में जो करनी है उस पर भी सहमति बनेगी। महिलाओं के लिए काम की व्यवस्था कैसे की जाए इस पर भी बात हो सकती है। शौचालय की व्यवस्था पर भी बात हो सकती है। नए नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कॉलेज स्कूल कैसे बने उस पर भी बात होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की भी बात हो सकती है और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 5% से अधिक आरक्षण और बढ़ाए जाने की भी बात हो सकती है। तो अहम बैठक मानी जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था पहला, उसके बाद एक दूसरी बैठक होगी। दूसरी बैठक में इन महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और शाम 4:30 बजे संवाद सभागार में बैठक होने वाली है। अभिषेक, कई मुख्य चीजें जिन पर नजर बनी रहेगी, लेकिन अगर 7 निश्चय पार्ट 1 की बात की जाए तो अभिषेक, हमने देखा कि कई तरीके से कहीं योजनाएं ठीक ढंग से चलती हुई दिखाई दी तो कहीं पर भारी संख्या में इन योजनाओं में धांधली भी नजर आई, जिससे काफी आक्रोश भी कई जगह हमें देखने को मिला था। तो ऐसे में अब 7 निश्चय पार्ट 2 में धांधली ना हो, ठीक ढंग से इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, जमीन पर काम दिखे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो,
या अदर कोई भी शिक्षा विभाग, सभी विभाग के अधिकारियों से लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दे रहे हैं कि इस बार जो 7 निश्चय पार्ट 2 है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर पिछले 7 निश्चय पार्ट 1 की हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था शराबबंदी, साथ ही हर घर नल जल योजना। लेकिन आप देखेंगे कि चुनाव के दौरान हमने कवरेज की तो नल जल योजना जो है मुख्यमंत्री की, उसमें काफी गड़बड़ी देखने को मिली। यानी कि जो नल लगाए गए हैं वहां नल तो लग गए हैं लेकिन जल अभी तक नल में नहीं आया। तो पार्ट 1 में काफी गड़बड़ियां देखी गई थी, लेकिन पार्ट 2 को लेकर नीतीश कुमार काफी सख्त दिख रहे हैं। अभी से ही लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और खुद समीक्षा कर रहे हैं और अपने बिल्कुल लगातार सीएम नीतीश कुमार इस पर बैठक करने दिखाई दे रही हैं और आज शाम नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीजें निकलकर सामने आती है, किन प्रस्तावों पर मुहर लगती हुई दिखाई देगी। क्या 7 निश्चय पार्ट 2 के कई प्रस्ताव जो कि बेहद अहम है उन पर मुहर लगती हुई दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात साहिबगंज की करते हैं, जहां के नगर थाने के मैरिज हॉल में 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन 4 सत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि पहले सत्र में प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश तिवारी ने पिछले 6 सालों में हुए कामों पर कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों का मुफ्त जनधन खाता बैंक में खुलवाकर बैंक से जोड़ा है। इसी के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणेश तिवारी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हमारी भावना और सिद्धांत है कि मैले कुचले सीधे साधे लोग हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है और मानव धर्म यही है। हमारे यहाँ मित्र हो जाएंगे, प्रत्येक पंचायत से लोग आते हैं, प्रत्येक वार्ड से आते हैं, प्रखंड के पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी सब आपस में बैठ करके एक समन्वय के साथ हम सब भोजन करते हैं, जलपान करते हैं। इससे हमारा संगठन मजबूत होता है और जो पार्टी का विचारधारा है उसको हम आगे बढ़ाने में। वहीं कैमूर के भभुआ प्रखंड में किसानों की जगह बिचौलियों के धान की खरीदारी धड़ल्ले से जारी है। सरकार कहते ही कि हम किसानों का धान समर्थन मूल्य 1,868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रहे हैं और बेतरी पैक्स पर कागजों में 32 किसानों से लगभग 350 मैट्रिक टन धान खरीदारी करने का आंकड़ा है। लेकिन किसान इस खरीदारी के आंकड़े को झूठा बता रहे हैं। वहीं किसानों के मुताबिक लोग अपना धान पैक्स में देने के लिए कई बार गोदाम पर गए, लेकिन गोदाम बंद मिलता है और पैक्स अध्यक्ष खरीदारी का सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन खरीदारी समय पर नहीं हो पा रही है। ये बेतरी पैक्स है, कन्हैया शाह यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं और हम लोग का 20-25 रोज से धान काट कर खलिहान में पड़ा हुआ था और मौसम खराब होने के चलते हम लोग अपना धान दरवाजे पर लाए हुए तिरपाल से ढांक कर रखे हुए हैं और पैक्स अध्यक्ष से गोदाम पर जाने पर अध्यक्ष साहब नहीं मिलते हैं और गोदाम भी बंद रहता है। फोन लगाने पर फोन भी नहीं उठाते हैं और करीब 100 से 150 रुपया पर क्विंटल ये लोग लेता है, बोलता है कि पदाधिकारियों को और ये सब लोगों को देना होता है। हम श्री शंकर सिंह है, रिटायर्ड किसानी के रूप में हूँ और धान मेरा खलिहान में पड़ा हुआ है। 1300 रुपया बिचौलिया से मांग रहा है और पैक्स में 1800 या कितना तो हमको मालूम नहीं है। कन्हैया साहब यहाँ के पैक्स के अध्यक्ष हैं। कौन सा पैक्स है? और उनको वोट नहीं दिया, इसलिए मेरे धान पर उनकी कोई कृपा नहीं है। कि हमारा धान तैयार है और हमारा धान ले नहीं रहे हैं। हमारा कम से कम 25 दिन 1 महीना होने वाला है। धान उधर से हम लेकर आ गए हैं खेत खरिहान से, अपने दरवाजा पे रखे हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि मतलब कि आपका लिया जाएगा और दूसरे का धान खरीद रहे हैं। पता नहीं व्यापारी का खरीद रहे हैं, किसका खरीद रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी बोल रहे हैं कि किसान का भाई धान अब लेंगे, आप लोग का धान लेंगे और हमारे साथ ऐसे बात कर करके मतलब समय लेते जा रहे हैं। हमारा यहाँ से धान भी मतलब 5 किलो 10 किलो लड़का लोग चुरा कर ले जा रहे हैं, हमारा नहीं ले रहे हैं। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी रहेंगी।
कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बात लातेहार की करते हैं, जहां के बरवाडीह बिजली विभाग की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में रहती है। जहां विभाग की कार्यशैली की वजह से दर्जनों ग्रामीणों को बिजली नहीं पहुंच रही है। सिर्फ मीटर लगाकर बिजली बिल भेजने का काम किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यकर्ता कन्हाई सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ प्रखंड कार्यालय का घेराव किया और विभाग के खिलाफ साथ ही झारखंड सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ सामाजिक कार्यकर्ता कन्हाई सिंह ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन को देख प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय कार्यालय से बाहर निकले और ग्रामीणों की समस्याओं को जाना। यही है कि बरवाडीह प्रखंड के चुंगरू पंचायत में न तो बिजली पोल है न बिजली तार है, सिर्फ मीटर बांट दिया गया है। कुछ लोगों को मीटर भी नहीं है और बिजली बिल लगातार आ रहा है। उसी सवाल को लेकर हम लोग ब्लॉक का घेराव किए थे और 15 दिनों का अल्टीमेटम है। 15 दिनों के अंदर अगर हम लोग का समस्या का समाधान नहीं होगा तो पुनः फिर हम लोग प्रखंड कार्यालय बरवाडीह का घेराव करें। उधर कैमूर के दुर्गावती में मवेशियों से भरा ट्रक रेलिंग से जा टकराया और चालक की मौके से ही वहां से फरार होने में वो कामयाब हुआ। आपको बता दें कि कैमूर के NH2 पशु तस्करों के लिए सेफ जोन बना हुआ है और हर दिन दर्जनों ट्रक और पिकअप पर पशुओं की तस्करी बदस्तूर जारी है। साथ ही मवेशियों के खिलाफ क्रूरता करने वालों की धरपकड़ और रोकथाम के लिए विभाग के एक पदाधिकारी को नियुक्त किया गया है, लेकिन पदाधिकारी को अभी तक ड्यूटी करते नहीं देखा गया। ग्रामीणों के मुताबिक यूपी से एक मवेशी लदा ट्रक बिहार की तरफ आ रहा था और यूपी पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, जिसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने 2 दुकानों में टक्कर मार दी और ट्रक खजुरा पुल पर टकराकर फंस गया। मौके से चालक और खलासी फरार हो गए। ट्रक जो है ना उत्तर प्रदेश से आ रही थी और खजुरा गांव के सामने एक पुल है, उसी पर आकर के टकरा गई। तो वहाँ ग्रामीण जुटे तो देखे तो उसमें बैल लोड था। ड्राइवर और खलासी भाग गए, कोई नहीं वहां पर है। वालिसदा समस्तीपुर में एक दुकानदार को लूटने आए एक बाइक पर सवार 2 अपराधियों में एक को खदेड़कर पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा फरार हो गया। लोगों ने पकड़े गए अपराधी की जमकर धुनाई कर दी और उसकी बाइक में आग भी लगा दी। जानकारी के मुताबिक एक किराना दुकानदार को लूटने की कोशिश की गई और विरोध करने पर अपराधियों ने दुकानदार पर गोली चला दी। गनीमत यह रही कि गोली दुकानदार को नहीं लगी। वहीं गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए, जिसे देख अपराधी भागने लगे, जिसे ग्रामीणों ने एक अपराधी को इसमें पकड़ लिया। दूसरा अपराधी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, मामले की छानबीन में भी जुट गई है। लगातार जो हम देख रहे हैं कि अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। ऐसे में समस्तीपुर में एक किराना दुकानदार से लूट की कोशिश करने आए अपराधियों में से एक को तो ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। हालांकि दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। एक बार फिर से निसहाय और गरीबों का मसीहा एक पंचायत का मुखिया बना है, जो कि इस कड़ाके की ठंड में कंबल बांटकर बेसहारों का सहारा बन रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजीत पासवान की, जो एक ऐसा दिलदार व्यक्ति है जो कि इस कड़ाके की ठंड में निसहाय लोगों का सहारा बन रहा है। आपको बता दें कि अजीत पासवान का पूरा परिवार वैष्णव है और मुखिया भी है।
इसलिए आम लोगों का दर्द बहुत ही बारीकी से समझते हैं और मदद करना अपना धर्म समझते हैं। इसी वजह से अपने पंचायत के लोगों की सहायता करने का उन्होंने बेड़ा उठा लिया है। इसलिए अपने इलाकों में अजीत पासवान चर्चा में रहते हैं। कक्षा में यह कार्यक्रम हो रही है जो आप ही के मोहल्ला की और हमारी मुसार समुदाय की अकेलौता यह वार्ड सदस्य है और जनप्रतिनिधि है, निरीक्षर है, फिर भी कर्मठ है। मैं कलस्या देवी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो इन लोगों का साथ एवं सहयोग हमेशा रहा है और इस कड़ाके की ठंडी में आप लोग भी जो आई हो, मुझे मेरे ही आवाज से जो आप लोग आए हैं या आई हो, मैं आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद देता हूं और यही संबंध बना रहे। और यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। ब्रेक के बाद अब बात अररिया की करते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना के शिकार एक गणित शिक्षक हो गए थे, जिसके बाद शिक्षक की हालत काफी नाजुक थी। इसी को लेकर पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने उनकी मदद की, जिसके बाद अब कांग्रेस नेता सह समाज सेवी संजय यादव ने मैक्स जाकर परिवार को 11,000 की आर्थिक मदद की है और बताया है कि मुझे सोशल साइट के जरिए से पता चला था कि एक शिक्षक का कुछ दिन पहले अररिया से पूर्णिया आने के समय एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हालत बहुत ही खराब है। वो पोस्ट देखने के बाद शिक्षक से मिलने गए और उनकी आर्थिक मदद भी की। फेसबुक के माध्यम से हमको पता चला कि ये एक शिक्षक हैं धीरज कुमार सिंह, उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो ये लोग जो शिक्षक संघ के अध्यक्ष लोग हैं, ये लोग आर्थिक मदद की गुहार लगाए थे। तो कल हमको मौका नहीं मिल पाया, आज हम आए तो देखे पेशेंट से भी मिले और हालात उनका ठीक नहीं है, काफ़ी दुखद है। और हमसे जो संभव हुआ है, इनके पिताजी को हमने चेक दिया है और इनको वादा किया है कि आगे भी जो संभव हमसे और होगा वो मदद हम करेंगे। और हम जिला प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम अपील करना चाहते हैं कि उन लोगों को आगे बढ़ के ऐसे इस तरह की जो भी घटनाएं जिनके साथ होती है उसकी मदद करनी चाहिए। पहले से ठीक है अभी जो डॉक्टर साहब जो बताए हैं वो अभी उसी के अनुसार चल रहा है। जो बताए हैं, जो शरीर जो है उसका अभी काम नहीं कर रहा है, आगे चल करके हो सकता है अच्छा हो जाए। बीसगंज से क्लास आने के कारण वो रास्ते में रानीगंज के पास वो ट्रक से टकरा गए थे। फॉग होने के कारण सामने में वो देख नहीं पाए, इनसे ट्रक से टकरा जाने के बाद उनको वहाँ के रानीगंज के हॉस्पिटल ले जाया गया और सरकारी हॉस्पिटल वहाँ से रेफर किया गया पूर्णिया में सबसे पहले इनको गैलेक्सी हार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ ट्रीटमेंट सही नहीं होने के बाद हम लोग यहाँ पे मैक्स लेके आए हुए हैं। अभी ट्रीटमेंट अभी इनका चल रहा है, 5-6 दिन अभी लगेगा इनके ट्रीटमेंट में। भी तमाड़ थाना क्षेत्र के जंगल में जंगली हाथियों ने एक युवक को कुचलकर मार डाला है। जानकारी के मुताबिक युवक अपने साथियों के साथ अपने घर जा रहा था, उसी समय अचानक हाथियों का झुंड आ गया। वहीं युवक हाथियों के झुंड को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जंगली हाथियों ने युवक को घेर लिया और कुचलकर मार डाला। वन विभाग के पदाधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए के नकद दिए हैं और बाद में 3,50,000 रुपए देने की बात कही है।
ग्रामीण लोग बोले थे कि 20-22 हाथी है, लेकिन बोला मारा तो एक ही हाथी है। क्या किया जा रहा है हाथी को भगाने के? और मृतक के लिए क्या है? मृतक के लिए जो है उसको 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है उसकी तत्काल राशि मुहैया कराई गई है उसको। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साहिबगंज जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सड़क मार्ग द्वारा दुमका से साहिबगंज आए, जहां वो देवरिया में महिलाओं और बच्चों से मिले, जहां बच्चों ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बरहेड़ चौक पर स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया और माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता को संबोधित करते हुए नए साल की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री वहीं दूसरी तरफ लगातार हार की समीक्षा बैठक हो रही है। ये तस्वीर हम आपको राजधानी पटना से दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए बुलाई गई आरजेडी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल बड़ा ऐलान किया था। तेजस्वी ने यह दावा किया था कि बिहार में अगले साल यानी 2021 में मध्यावधि चुनाव होंगे। तेजस्वी ने दावा किया है कि साल 2021 में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसके लिए तैयार रहने को कहा है। बीते चुनाव में मिली हार को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि किसी भी कीमत पर पार्टी हार के जिम्मेदार कारणों पर एक्शन लेगी। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने उन्हें पार्टी हित में हर फैसला लेने की पूरी छूट दे दी है। अब वो किसी तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेता चुनाव की हार को लेकर लिखित रूप में पार्टी ऑफिस में दे, जिस पर कमेटी जांच का काम करेगी। हम जानते हैं कि कहां चूक हुई है, लेकिन हम फीडबैक लेंगे। चीजों को लेकर बड़ी बात नहीं। बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, बिहार में तो हम सब लोगों को पहले बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी ने अपनी हार और जीत की समीक्षा की है। इस दौरान बैठक में पार्टी के हारे और जीते सभी उम्मीदवार शामिल हुए। समीक्षा बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद बैठक में शामिल आरजेडी के पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव से हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह ने खास बातचीत की। इस बातचीत में शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो सुनवाते हैं। राजद की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव जी। सर, इस समीक्षा बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, चुनाव के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें हर पार्टी अपने चुनाव में क्या हमने खोया, क्या पाया, कहां चूक हुई, किस स्तर पर हमारे कार्यकर्ता भ्रम के शिकार हुए, मतदाता भ्रम के शिकार हुए, सारे बिंदुओं पर ही चर्चा हुई। और किसान आंदोलन जो देश ने बड़ा आकार लिया है, जो देश हित में है, उन खतरों को भी भांपना पड़ेगा देश हित में। उन सवालों पर भी हम लोग का फोकस था। और आज का ये जो बैठक थी उसमें मुख्य मुद्दा यह भी था कि दल के अंदर में रह करके दल के खिलाफ अगर जो आचरण अख्तियार किया है तो ऐसे लोगों को प्रमंडल वाइज कमेटी बना करके पार्टी कार्रवाई भी करेगी। क्योंकि हम ऐसा कतई नहीं स्वीकार कर सकते हैं जो दल के अंदर रह करके दल के खिलाफ जो काम किया हो वो दल के अंदर कैसे रह सकता है। क्योंकि उसकी प्रतिबद्धताएं अगर दल के प्रति नहीं है तो दल में नहीं रही। प्रतिबद्धता है तो है, आलोचनाएं होना अलग विषय है, मतांतर होना राजनीति में अलग विषय है। लेकिन चुनाव के समय में पार्टी के विचारों को तिलांजलि देकर करके कोई पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मुखालफत करता है तो उस बिंदु पर भी पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और किसान आंदोलन को हम लोग गांव तक ले जाएंगे। हमारे बुकलेट भी तैयार हैं। हर महापंचायत, किसान महापंचायत करके इन जो समस्या है उसको देखेंगे। पूरा देश और दुनिया
लेटेस्ट जो इकोनॉमी जो है दुनिया का, तो आपको समझना न पड़ेगा कि आज देश के अंदर में सबसे बड़ा जो देश भारत में जो किसान जो 80% लोग जो कृषि पर आधारित हैं, उनके रूरल जो इकोनॉमी यहाँ कहीं न कहीं धराशायी हुई है। और जो विकसित राष्ट्र अपने को कहते हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप का इलाका, जहाँ 1 से 2% लोग किसान कृषि पर आधारित हैं, वो हालात पैदा करना चाहते हैं देश के अंदर में, ताकि जो ग्रामीण परिवेश है वो शहर की ओर जाए। तो जो अभी जो इकोनॉमी है दुनिया की, डिजाइन इकोनॉमी का, वह घातक होते जा रहा है भारत के लिए, किसानों के लिए। तो एक किसान के जो कानून 3 आए हैं, इन तीनों कानूनों पर सम्यक विचार के बाद स्पष्ट होता है कि किसान विरोधी कानून है। और इस किसान विरोधी कानून को जो समर्थन दे रहे हैं नीतीश कुमार, उनको भी कल भारत का और बिहार का किसान पूछेगा कि आप इन गंभीर सवालों पर आपने चुप्पी साध रखी थी। अब जानते हैं पहले ही से इन्होंने कृषि उत्पादन बाजार समिति को खत्म कर दिया था, जो हमारी मंडियां थी उसको उजाड़ दिया था, औने पौने भाव में किसान को बेचने के लिए मजबूर कर दिया था। देख सकते हैं किस तरह हमारे साथ पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि इस समीक्षा बैठक में राजद की ओर से किसानों की चर्चा हुई, साथ ही पार्टी के द्वारा जो हार हुई है उस पर भी समीक्षा हुई है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। उधर रामगढ़ के आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में सत्ता से अगर आरजेडी बाहर है तो उसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस को हार की समीक्षा करनी होगी। बिहार ही नहीं पूरे देश भर में स्थिति को देखते हुए ये समीक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस को तो खुद ही आकलन करना चाहिए। और हमको देख रहे हैं कि मंथन कर रहे हैं दिल्ली में सोनिया गांधी के नेतृत्व में, अगला 10 दिन लगातार वो मंथन करेंगे कि हम देश भर में क्यों हार रहे हैं। केवल बिहार में नहीं हार रहे हैं, देश भर में हार रहे हैं। और उनके हार के चलते हम लोग सत्ता से दूर हैं बिहार में। यह तो सर्वविदित तथ्य भी है, इसको जगजाहिर सी बात है, लेकिन समीक्षा उनको करना है। देशव्यापी किसान आंदोलन की आग खगड़िया में भी सुलग गई है। जी हां, खगड़िया के किसान भी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए हैं। सैकड़ों की संख्या में ये किसान हैं जो परबत्ता प्रखंड मुख्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। नवोदित किसान संघ के बैनर तले ये किसान इस कपकपाती ठंड में भी खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। वहीं धरना स्थल पर आए परबत्ता के अंचलाधिकारी के मौखिक मांग को किसानों ने ठुकरा दिया है। किसान अंचलाधिकारी से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। दरअसल का मैं रामानुज प्रसाद रमन, अध्यक्ष नवोदित किसान संघ परबत्ता, आज अंचलाधिकारी से यह मांग करने आया था। इसके पूर्व हमने 13 दिसंबर को बैठक करके उनको ज्ञापन दिया था 14 तारीख को कि हमारा जमाबंदी जो लॉक किया गया है, हमारी जमाबंदी जो गैर मजरवा खास और टोपोलैंड का के खतियान के आधार पर, जो खतियान 1902 ईस्वी में बना है, उसको आप खारिज करके वो सरकारी जमीन घोषित करना चाहते हैं। जमाबंदी खारिज कर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।